तारीख के अंधेरे रास्तों में जहां बगावत की आवाज गूंजती है, एक ऐसा शख्स है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के दिलों में एक गहरा असर पड़ता है। एक ऐसा चेहरा जो आज भी कई टी शर्ट्स और बैनर्स पर नजर आता है जब भी किसी कंट्री में लोग बगावत पे उतर आते हैं या जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं। फिर चाहे साउथ ईस्ट एशिया में कोई कंट्री हो जैसा कि पाकिस्तान, या फिर यूरोप में कोई कंट्री हो जैसा कि पोर्टुगल, इजिप्ट से लेकर यमन हो या थाईलैंड, कहीं भी गवर्नमेंट की ज्यादतियों के खिलाफ लोग अपने घरों से बाहर निकले हों, कहीं ना कहीं ये चेहरा आपको जरूर नजर आया होगा। अर्नेस्टो डी गुआरा एक मिसाल है आज़ादी और इनकलाब की। उसकी कहानी जो आइडियलिज्म, जंग और कुर्बानी से भरी हुई है, वक्त और मकामात से परे है। ब्यूनस एयर्स की भीड़ से लेकर क्यूबा के खुले आसमान तक चे का इंसाफ के लिए जुनून सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ एक ऐलान था। उसकी आंखों में जलते जुनून ने जुल्म के अंधेरों को चीर कर रख दिया, उम्मीद और बगावत की आग को भड़का दिया। गुएरा का कैरिस्मा सिर्फ उसके लफ्जों में ही नहीं दिखता था, बल्कि जहां अपने कदम उठाए लोगों को अपने हक के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इस आइकॉनिक रेवोल्यूशनरी के बारे में आज की इस वीडियो में। अर्नेस्टो डी गुआरा, जो कि खासकर क्यूबन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, एक्चुअल में उनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक क्यूबा के साथ नहीं था और दरअसल वो 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के शहर रोजारियो में पैदा हुए। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े अर्नेस्टो डी गुआरा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जिनकी आइडियोलॉजी लिबरलिज्म पर मबनी थी, स्पेशली उनकी मदर सीलिया जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। गुएरा को बचपन में कुछ हेल्थ इश्यूज थे जैसे कि एस्थमा, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को माइग्रेट होकर कोर्डोबा जाना पड़ा। वहां गुएरा ने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और एज अ टीनेजर ज्यादा अरसा वहीं पर गुजारा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स से मेडिसिन की डिग्री हासिल करने के बावजूद उनका दिमाग सिर्फ साइंस और मेडिसिन तक सीमित नहीं रहा। अपने घर में मौजूद अपने फादर की बुक कलेक्शन में खास तौर से फिलॉसफी की बुक्स को बहुत शौक से पढ़ते थे। इसी दौरान उन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन के काम को भी पढ़ा, जिसकी वजह से उनका पर्सनल इंटरेस्ट मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की तरफ बढ़ने लगा। मार्क्सिज्म बेसिकली एक तरीका है सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझने का जो कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था। ये इस सोच पर फोकस करता है कि हमारी सोसाइटी क्लासेस में डिवाइडेड है, उनके प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक की बेसिस पर, जैसे कि वर्कर्स और ओनर्स। मार्क्सिज्म ये कहता है कि ये क्लास डिविजन्स कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं क्योंकि ओनर्स वर्कर्स का फायदा उठाते हैं ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ाने के चक्कर में। मार्क्स का ये भी मानना था कि वर्कर्स आखिर में एक हो जाएंगे और कैपिटलिस्ट सिस्टम को गिरा देंगे और एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां रिसोर्सेज और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इन थ्योरीज को पढ़ते चे गुआरा का रुझान सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ झुकने लगा और इसी दौरान उन्होंने जो देखा और महसूस किया वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को मजीद क्लियर करने लगा और उनके अंदर एक बगावत की चाह पैदा होने लगी। जैसा कि उनके वालिद ने कहा था कि उनके बेटे की रगों में एक आयरिश रेबल का खून दौड़ता है। उनकी कही गई ये बात आगे जाकर दुरुस्त भी साबित हुई। एक का ये जज्बा बगावत और इनकलाब का हिस्सा बन गया। साल 1951 में गुएरा और उनके दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो ने एक मोटरसाइकिल ट्रिप शुरू की जो कि साउथ अमेरिका के क्रॉस थी। करीब 8000 मील और 8 महीनों तक रहने वाला ये सफर ना सिर्फ एडवेंचरस था बल्कि 23 साल के गुएरा के लिए बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव भी था। उन्होंने इस सफर के दौरान साउथ अमेरिका की आम और पुअर कम्युनिटी के हालात देखे और उन्होंने नोट किया कि कैसे कैपिटलिज्म के चलते अमीर और ज्यादा अमीर जबकि गरीबों के हालात उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बुरे थे। साउथ अमेरिका में 20th सेंचुरी के दरमियान कैपिटलिज्म का असर बहुत ज्यादा था और ये ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप से आती थी। ये फॉरेन पावर साउथ अमेरिका को एक ऐसे रीजन के तौर पर देखती थी जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था और इनका फोकस इन रिसोर्सेज जैसे मिनरल, ऑयल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को निकालने पर था। मगर इन इंडस्ट्री से जो भी पैसा इकट्ठा होता वो बराबरी से तकसीम नहीं हुआ। ये पैसा अक्सर चंद अमीर लोगों के हाथ में ही जाता जो कि ज्यादातर जमींदार खानदान और फॉरेन कंपनीज के करीबी लोग थे। अमीर तबके और मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस फायदे का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखा, जबकि ज्यादातर साउथ अमेरिकन खासकर वर्किंग क्लास और इंडिजिनस कम्युनिटीज को पुअर्टी और महरूमी का सामना करना पड़ा। उस वक्त का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी से भरा हुआ था। मिसाल के तौर पे अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे मुल्कों में टॉप 1% जमींदार लगभग 50 से 70% तक की जमीन का कंट्रोल रखते थे। इससे बाकी 99% लोगों के पास जमीन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा रहता था। इनकम की बात की जाए तो टॉप 10% लोगों के हाथ में
50 से 60% इनकम थी, जबकि बॉटम 50% लोग सिर्फ 15% से भी कम कमा पाते थे। ये डिस्पैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब फॉरेन कॉरपोरेशंस जैसे कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने अपना असर दिखाया। इस कंपनी को लोकल्स एल पुल्पो कहकर भी बुलाते थे, एल पुल्पो यानी द ऑक्टोपस, क्योंकि ये कंपनी अपने बहुत से हाथों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती थी। इस कंपनी ने साउथ अमेरिका की ज़मीनों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा था, खासकर बनाना प्रोडक्शन के लिए, और अक्सर लोकल मजदूरों को बहुत कम सैलरी देती थी, जबकि सारा प्रॉफिट यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया जाता था। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का लोकल गवर्नमेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और ये अक्सर अपने फ़ायदे के लिए उन्हें मैनिपुलेट करती थी। इस कंपनी ने 1954 में ग्वाटेमालन कू को भी सपोर्ट किया, जिसमें जैकोबो अर्बन्स की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। कंपनी ने करप्शन को बढ़ावा दिया, ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर अपनी फेवर में फैसले करवाए और पॉलिसीज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनवाया, जबकि लोकल आवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी में काम करने वाले लोगों को अक्सर सख्त हालात में काम करना पड़ता था, जिसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो सैलरीज, जॉब की कोई सिक्योरिटी ना होना और खतरनाक केमिकल्स का सामना करना शामिल था। इस कंपनी ने लेबर मूवमेंट्स और यूनियन एक्टिविटीज को भी दबा दिया, अक्सर लोकल गवर्नमेंट्स की मदद से, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट्स पर सख्त तरीके से एक्शन लिया जाता था। 1950s तक ये बात बहुत ज़्यादा वाजे हो चुकी थी कि साउथ अमेरिका में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था उसने सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया था। साउथ अमेरिका के हालात देखने के बाद गुएरा के अंदर कैपिटलिज्म के खिलाफ नफरत और बढ़ गई, जबकि वो कम्युनिज्म को इन सब का हल समझने लगे और उन्हें ये लगने लगा था कि वायलेंट रेवोल्यूशन ही इन सब लोगों को उनकी मुश्किलात से निकाल सकता है। उन्होंने अपनी मेमोयर दी मोटरसाइकिल डायरीज में ऐसा कुछ लिखा था: I will be on the side of the people. I will take to the barricades and the trenches, screaming as one possessed, stain my weapons with blood, and mad with rage, will cut the throat of any vanquished foe I encounter. साल 1955 में मैक्सिको सिटी में कुछ ऐसा होता है जो 20th सेंचुरी के एक अहम रेवोल्यूशन की बेस बन गया। अर्नेस्टो, जो अब एक इनकलाबी बन चुके थे, उनकी मुलाकात फिडेल कास्ट्रो से होती है। फिडेल एक क्यूबन एग्जाइल थे जो फुल्गेंशियो बटिस्टा की जालिम गवर्नमेंट को गिरा देने का पक्का इरादा रखते थे। चे और कास्ट्रो ने जल्द ही एक ऐसे नजरिए पर इत्तेफाक कर लिया जो लैटिन अमेरिका को इंपीरियलिज्म की कैद से आज़ाद करने का था। चे, जो अपने सफ़र के दौरान इस खित्ते में पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन के मनाजर देख चुके थे, उनके लिए क्यूबन रेवोल्यूशन सिर्फ एक कौमी जंग ही नहीं थी, बल्कि ये पूरी लैटिन अमेरिका के फ्यूचर की जंग थी। ये नज़रिया फिडेल कास्ट्रो के विजन के साथ भी मैच करता था, जो क्यूबा को डिक्टेटरशिप से आज़ाद कराना चाहते थे। चे को क्यूबन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल ने इसलिए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया क्योंकि ये उन्हें इंपीरियलिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई का एक असल मौका लगा। बटिस्टा की गवर्नमेंट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से बैक थी, वो उस एक्सप्लॉयटेशन और जुल्म का सिंबल थी जिससे चे सख्त नफरत करते थे। इस कंबाइंड विजन के साथ चे ने अपने आप को पूरी तरह से फिडेल कास्ट्रो के मिशन के साथ जोड़ लिया। नवंबर 1956 में चे गुएरा और 81 दूसरे मर्सनरीज मैक्सिको के शहर टुक्सपान से क्यूबा की एक छोटी सी यार्ड ग्रैंडमा पर निकले। ये सफ़र आम नहीं था, ये एक प्लान था इनकलाब शुरू करने का, मगर सफ़र मुश्किलात से भरपूर था। तूफानों, नेविगेशन मिस्टेक्स और खुराक की कमी के साथ जब वो आखिरकार क्यूबन ज़मीन पर उतरे तो फ़ौरन ही बटिस्टा की आर्मी के हमले का शिकार हो गए। ये एम्बुश तबाही का सबब बना। 82 लोगों में से सिर्फ चंद लोग, जिनमें फिडेल कास्ट्रो और उनके छोटे भाई राउल कास्ट्रो और चे शामिल थे, ये सभी लोग सीरा मेस्ट्रा के पहाड़ों में जाकर छुप गए। यहीं से क्यूबन रेवोल्यूशन का असल आगाज होता है। बटिस्टा की आर्मी से घिरे हुए और रिसोर्सेज की कमी से परेशान मर्सनरीज अपनी अकल और हौसले पर डिपेंड करते हुए और लोकल पेजेंट्स की हिमायत से लड़ाई लड़ते हैं। चे ने जल्दी ही अपनी लीडरशिप और स्ट्रेटजी से पहचान बना ली। फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग ना होने के बावजूद उन्हें फिडेल ने एक कमांडर बना दिया था, जो कि उनकी इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और दूसरों को इंस्पायर करने की सलाहियत का सबूत था। चे का इनकलाब के लिए एक वाज़ेह कमिटमेंट था। वो सिर्फ एक फाइटर ही नहीं थे, वो एक डॉक्टर, टीचर और आइडियोलॉग भी थे। उन्होंने अपने लोगों में डिसिप्लिन को फ़रोग दिया और हमेशा अपने आप को सबसे ख़तरनाक सिचुएशन में रखा। चे का लीडरशिप स्टाइल इंटेंस और डिमांडिंग था, मगर उनकी रिस्पेक्ट भी उतना ही ज़्यादा थी। गुएरिला टैक्टिक्स जो चे और उनके कॉमरेड अपनाते थे, उनकी कामयाबी का सबब बनती थी। वो जंगल की गहराइयों को अपना एडवांटेज बनाकर बटिस्टा की आर्मी पर अचानक हमला करते और फिर जल्दी ही वापस पहाड़ों में गायब हो जाते। चे का किरदार इन अटैक्स को ऑर्गेनाइज करने और ट्रूप्स के मोराल को बरकरार रखने में सेंट्रल था। वो सिर्फ एक मिलिट्री लीडर नहीं थे, बल्कि इस रेवोल्यूशन की ज़हनी फोर्स भी थे। चे का एक बड़ा रोल ये था कि उन्होंने क्यूबन पीजेंट्स के साथ राब्ता कायम रखा। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि लोकल आवाम की हमायत के बगैर इनकलाब में कामयाबी मुश्किल है। चे ने रेबल कंट्रोल्ड एरियाज में लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने में भी रोल प्ले किया। ज़मीनों को गरीब फार्मर्स में तकसीम किया जो कि सालों से एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थे।
इस कदम ने सिर्फ रेबल्स की कॉज को आवाम के नज़दीक ही नहीं किया, बल्कि रेवोल्यूशन को भी एक बड़ा बेस दिया जो आइंदा आने वाली रेवोल्यूशंस में वाइटल साबित हुआ। जैसे जैसे रेवोल्यूशन का मोमेंटम बढ़ता गया, बटिस्टा की गवर्नमेंट दबाव में आती गई। 1958 के आखिर तक क्यूबन अवाम बटिस्टा की करप्ट और जालिम गवर्नमेंट से तंग आ चुकी थी। चे और फेडरल कास्ट्रो ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर गुएरिला वॉरफेयर को और भी ज्यादा इंटेंस कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर हमला करने लगे और इनकलाबी जज्बात पूरी शिद्दत में फैलाने लगे। एक फैसला कुन वक्त दिसंबर 1958 में बैटल ऑफ सेंटा क्लारा के दौरान आया। चे गुएरा की फोर्सेस ने स्ट्रेटेजिक तौर पर शहर पर हमला करके एक आर्मर्ड ट्रेन को डिरेल कर दिया जो कि बटिस्टा की फौज और अहम सप्लाईज को लेकर जा रही थी। ये जीत सिर्फ एक मिलिट्री कामयाबी नहीं थी, ये बटिस्टा की फौज पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था जो ये दिखाता था कि रेवोल्यूशनरीज अब गवर्नमेंट का सामना करने के काबिल हैं। सेंटा क्लारा के फॉल से बटिस्टा की गवर्नमेंट को आखिरी सिग्नल मिल गया और अपनी पोजीशन को नाकाबिले बर्दाश्त समझते हुए बटिस्टा 1 जनवरी 1959 की सुबह क्यूबा से फरार हो गए। बटिस्टा और उनके करीबी साथी डोमिनिकन रिपब्लिक में पनाह लेकर भाग गए, अपने पीछे एक ऐसा मुल्क छोड़कर जो इनकलाब के साए में था। बटिस्टा के भाग जाने के साथ ही फिडेल कास्ट्रो और चे गुएरा की फोर्सेस 8 जनवरी 1959 को फतहमंदाना तौर पर हवाना में दाखिल हुए। क्यूबन रेवोल्यूशन कामयाब हो चुकी थी। चे गुएरा, जिन्होंने इस जीत में एक अहम किरदार अदा किया था, एक नेशनल हीरो बन चुके थे। रेवोल्यूशन ने सिर्फ एक डिक्टेटरशिप को खत्म नहीं किया था, बल्कि क्यूबा के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप में रेडिकल तब्दीलियों का आगाज किया। बटिस्टा, जो कि क्यूबा पर एक सख्त हुकूमत चलाते थे, अपनी बाकी की जिंदगी एग्जाइल में गुजारी और साल 1973 में स्पेन में उनकी डेथ हो गई। उनकी गवर्नमेंट, जो फॉरेन इंटरेस्ट से सपोर्टेड थी, एक नई गवर्नमेंट से बदल दी गई जो कि क्यूबन अवाम के राइट्स को पहले रखती थी। फिडेल कास्ट्रो और चे गुएरा की क़यादत में क्यूबन रेवोल्यूशन इंपीरियलिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया और पूरे लैटिन अमेरिका और इससे आगे दूसरे इलाकों में भी इसने मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। क्यूबन गवर्नमेंट में की फिगर होने के नाते गुएरा ने कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट की। उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए एफर्ट्स किए, लेकिन उनकी पॉलिसीज को कुछ क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। गुएरा ने क्यूबा में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनाया जो कि उनकी सोशलिस्ट सोच को रिफ्लेक्ट करता था। उन्हें पॉलिसीज में सक्सेस भी मिली, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। दिसंबर 1964 को चे गुएरा ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक हिस्टोरिक स्पीच दी। ये स्पीच ना सिर्फ लैटिन अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के ओप्रेस्ड लोगों के लिए एक पावरफुल मैसेज था। चे ने अपनी स्पीच में इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और वर्ल्ड इनइक्वालिटी पर खुली तनकीद की। ये वो वक्त था जब दुनिया कोल्ड वॉर के क्लैश में घिरी हुई थी और चे के लफ्जों ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। चे ने अपनी स्पीच की शुरुआत इंपीरियलिज्म के खिलाफ बोलते हुए की। उन्होंने कहा कि इंपीरियलिस्ट पावर खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज में अपना असर रखना चाहते हैं। चे ने लैटिन अमेरिका को अमेरिकास बैकयार्ड कहकर क्रिटिसाइज किया, जहां यूएस की इंटरफेरेंस ने डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया और आवाम को उनके हकूक से महरूम रखा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हुए चे ने कहा कि ग्लोबल सिस्टम ने रिच और पुअर के दरमियान एक डेंजरस डिवाइड क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन ना सिर्फ इकोनॉमिक है बल्कि सोशल और कल्चरल भी है। चे ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होता तब तक पीस और जस्टिस का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। चे ने अपनी स्पीच में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि पुरानी कॉलोनियल पावर्स अब भी अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये कंट्रोल अब भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म्स में मौजूद है। चे ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल को सपोर्ट किया और कहा कि इनकलाबियों को अपनी फ्रीडम के लिए हर जगह लड़ना चाहिए। चे ने यूनाइटेड नेशन में क्यूबा की पॉलिसी को भी डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि क्यूबा एक सोवरेन और इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपनी मर्जी से अपने फैसले करती है। यूएस ने क्यूबा के खिलाफ जो सैंक्शंस लगाए थे, चे ने उनको इलीगल और इमोरल करार दिया। उन्होंने कहा कि क्यूबा कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस और प्रिंसिपल्स का सौदा नहीं करेगा। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में चे ने दुनिया के ओप्रेस्ड लोगों को एक होपफुल मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि इनकलाब और जस्टिस की फाइट कभी खत्म नहीं होगी और जब तक ऑपरेशन मौजूद है रेजिस्टेंस का दौर भी चलेगा। चे ने कहा कि लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हर ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए और इस लड़ाई में क्यूबा हमेशा उनके साथ रहेगा। क्यूबन रेवोल्यूशन की कामयाबी के बाद चे गुएरा के लिए एक नया मिशन था, लैटिन अमेरिका में रेवोल्यूशन को फैलाना। चे का ड्रीम था कि हर मुल्क अपनी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को हासिल करे। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1965 में क्यूबा छोड़ दिया और पहले कॉन्गो और फिर बोलीविया का रुख किया। बोलीविया की चॉइस चे के लिए एक आसान फैसला था। ये मुल्क एक माउंटेनियस रीजन था जहां गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए परफेक्ट कंडीशंस थी और ये बाकी साउथ अमेरिका के मुल्कों के बीच में था। चे का प्लान था कि यहाँ से रेवोल्यूशन को शुरू करके पूरे लैटिन अमेरिका में फैलाया जाए।
लेकिन बोलिविया में उन्हें अपने पहले चैलेंज का सामना तब हुआ जब लोकल पॉपुलेशन ने उनकी रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के लिए वो सपोर्ट नहीं दी जो क्यूबन पॉपुलेशन से उन्हें मिली थी। चे का गुरिल्ला ग्रुप, जो नेशनल लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता था, उसमें रेवोल्यूशन के एतबार से काफ़ी कम लोग थे। उनके पास रिसोर्सेज और मैन पावर दोनों की कमी थी। बोलिवियन गवर्नमेंट ने भी जल्दी ही चे की प्रेजेंस को फील कर लिया था और अपनी आर्मी को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया था, जो कि यूएस से फुल सपोर्ट ले रही थी। बोलिवियन कैंपेन के दौरान चे को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हर तरफ से घिरी हुई चे की फोर्सेस को फूड और मेडिसिन की कमी का सामना भी करना पड़ा। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके अंदर डिसयूनिटी भी पैदा हो गई थी। लोकल पीजेंट्स जो पहले ही गवर्नमेंट के ऑपरेशन का शिकार थे, उन्होंने गुरिल्लास की मदद करने से इनकार कर दिया था और चे के ग्रुप के अंदर मोराल वीक हो चुका था। एक और चैलेंज ये था कि बोलिवियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो पहले चे की अलाई बन सकती थी, उन्होंने भी चे के कैंपेन को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। ये सब फैक्टर्स चे के मिशन को शुरुआत से ही वीक बनाते गए। अक्टूबर 1967 में चे के गुरिल्ला ग्रुप को बोलिवियन आर्मी ने ला हिग्वेरा के करीब घेर लिया। चे और उनके चंद साथी अपने आखिरी मोर्चे पर लड़ते रहे, मगर आखिरकार 8 अक्टूबर को चे को कैप्चर कर लिया गया। ये कैप्चर एक बहुत बड़ा नुकसान था, ना सिर्फ चे के लिए बल्कि उन सब लोगों के लिए जो लैटिन अमेरिका में रेवोल्यूशन का ख्वाब देख रहे थे। चे को एक छोटे से गांव के स्कूल में रखा गया। उस वक्त चे को हालात नजर आ रहे थे। वो इंजर्ड थे, वीक थे, मगर उनका हौसला अब भी बुलंद था। आखिरकार 9 अक्टूबर 1967 को बोलिवियन आर्मी के ऑर्डर्स पे चे गुएरा को शूट करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। चे की बॉडी को डिस्प्ले करने के बाद उन्होंने चे को दफना दिया, मगर उनकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश में उन्होंने चे के हाथ काट दिए ताकि फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड से पहचाना ना जा सके। चे का नाम आज भी दुनिया भर में रेवोल्यूशन और रेजिस्टेंस का सिंबल है। उनकी लेगेसी सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी लीडर की नहीं, बल्कि एक आइकॉन की भी है, जो ऑप्रेस्ड लोगों के लिए उम्मीद का सिंबल बन गया। चे का इम्पैक्ट हर कॉन्टिनेंट पर महसूस किया गया, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका या एशिया। चे की तस्वीर, वो आइकॉनिक फोटोग्राफ जो एल्बर्टो कोर्डा ने कैप्चर की थी, पूरी दुनिया में एक सिंबल बन गई। ये तस्वीर ना सिर्फ पोस्टर्स और टी शर्ट्स पर बल्कि हर जगह नजर आती है जहां रेजिस्टेंस का जिक्र होता है। चे की आइडियोलॉजी ने उन लोगों के दिल जीत लिए जो फ्रीडम और जस्टिस के लिए लड़ना चाहते थे। ये तस्वीर उनके लिए एक रिमाइंडर है कि लड़ाई आज भी जिंदा है। चे की लेगेसी सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन बन गई। उनकी टीचिंग्स और स्पीचेस आज भी पढ़ाई जाती हैं और उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ना चाहते हैं। चे की कमिटमेंट और सेक्रीफाइस आज के और आने वाले दौर के हर रेवोल्यूशनरी के लिए एक एग्जाम्पल है। लेकिन चे की लेगेसी सिर्फ प्रेस तक लिमिटेड नहीं रही। उनकी स्ट्रेटेजी और मेथड्स को लेकर भी काफी डिबेट हुई। क्रिटिक्स कहते हैं कि उनकी वायलेंट अप्रोच ने अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट की, मगर उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि उनका वायलेंस जस्टिफाइड था क्योंकि वो एक ऑपरेसिव सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। चे की जिंदगी और उनकी लेगेसी एक टेस्टिमनी है रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल और सोशल जस्टिस के क्वेस्ट की। उनकी क्यूबन रेवोल्यूशन की कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंटरनेशनल एफर्ट्स और एंड्यूरिंग लेगेसी उन्हें मॉडर्न हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट और एनिग्मेटिक फिगर बनाती हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और भी हिस्टोरिकल एनालिसिस और बायोग्राफिकल इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए।